हेलो माय चैंपियंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो बच्चों, आप सभी रेडी हैं आज के लेक्चर के लिए? आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आज का ये हमारा लास्ट लेक्चर है जिसमें हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 इन सब के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4। बच्चों 4.1, 4.2 वैसे हमारे लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइजेस हैं क्योंकि उसमें हमें कुछ नहीं करना, बट बस आपको वर्ड प्रॉब्लम से तो उसको आपको इक्वेशन की फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है एंड देन आपको उनके फैक्टर्स मीन या उसके जीरोस फाइंड आउट करने हैं। जीरो भी मैं कह सकती हूँ या फिर उसके रूट्स भी कह सकते हैं। अब देखो जीरो में क्या डिफरेंस है, जीरो होते हैं पॉलिनोमियल के। पॉलिनोमियल क्या होती है? अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें इक्वल टू साइन नहीं होता है तो उसे पॉलिनोमियल कहा जाता है। और जो वेरिएबल्स की पावर होती है, इट मीन डिग्री होनी चाहिए, वो होल नंबर होनी चाहिए। तो ये नॉर्मल सी थिंग हम सभी जानते हैं। उसके बाद हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़े थे कुछ 3 मेथड्स थे, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक मेथड। अब क्वाड्रेटिक मेथड से ही हमें अब आगे की एक्सरसाइज डिपेंड करती है कि उससे हमें रूट्स के किस तरह का नेचर होता है वो आइडेंटिफाई करना है। ओके, आज के हमारे बेसिकली लेक्चर का पूरा कंसेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स। इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा और हम कुछ और अदर इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं फैक्टराइजेशन मेथड से रिलेटेड या नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड कि किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आ सकते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई भी एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। और ये सब आपके लिए नॉन है क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हम इसे प्रॉपरली पढ़ चुके हैं। प्रॉपर आपने सब कुछ देखा होगा कि हाँ किस तरह से हमने फॉर्मूला किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं, उसको किस तरह से फॉर्म कर सकते हैं, ये भी आपने पढ़ा है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से ही ये फॉर्मूला हमारे पास आता है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कि नेचर ऑफ रूट्स। हालांकि इसके बारे में हिंट मैंने आपको पहले दे दिया था दैट व्हाट इज द मीन ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से पता चलेगा कि रूट्स का नेचर क्या होता है। तो देखो, अब सबसे पहले यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने जैसे पहले भी बताया था प्रीवियस लेक्चर में, मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसे क्या कहा जाता है? डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है एंड इसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पर 3 कंडीशन होती है, या तो आपके जो डी है उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो या इक्वल टू 0 हो या लेस देन 0। तो ऐसी कंडीशन में हर जगह अलग अलग रूट्स का नेचर हो जाता है। किसी कंडीशन में रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। जैसे अभी ये प्रीवियस हमने भी एक क्वेश्चन करा था तो हमने देखा था कि रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अंडर रूट में यानी कि स्क्वायर रूट में वहाँ नेगेटिव नंबर आ जाते हैं तो वो हमारे इमेजनरी नंबर हो जाते हैं। और हमें चाहिए कि रूट्स कैसे होने चाहिए? रियल नंबर्स होने चाहिए, क्योंकि हमने इमेजनरी नंबर के बारे में अभी वैसे स्टडी बिल्कुल भी नहीं करी है। ठीक है, अगर 0 आ जाता है तो उसमें उस कंडीशन में रूट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ये भी हमने प्रीवियस में एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, उसमें 2 रूट्स सेम आए थे और मैंने आपको बताया भी था कि देखिए डी की वैल्यू यहाँ पर 0 है, मींस बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, देयरफॉर वी हैव 2 इक्वल्स रूट। और यहाँ पर रूट्स भी कैसे होंगे? रियल होंगे। फिर कभी किसी कंडीशन में ऐसे भी आते हैं कि 2 रूट्स आपके पास होते हैं लेकिन वो दोनों डिस्टिंक्ट होते हैं, मीन अलग अलग होते हैं। तो वो सब डिपेंड करता है इस डी के ऊपर। ये ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो अगर मैं इसी से अगर एक और फॉर्मूला बनाना चाहूँ तो क्या बन सकता है? देखो, क्या मैं इसको इस वे में लिख सकती हूँ? अगर मैं ये फॉर्मूला वापस से लिखना चाहूँ, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a, बन गया। ठीक है, तो d की वैल्यू स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac नहीं, ओनली बी स्क्वायर माइनस 4ac है। ठीक, इसे हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, जो पूरा आपके x की फॉर्मेशन में ये फॉर्मूला होता है, और इसी को श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी कहते हैं। इसके क्वेश्चंस भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे सॉल्व किए होंगे। अब हम एक बार और इनको रिकॉल कर लेते हैं दैट नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लो वही एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, अब तो मुझे बताने की बार बार नीड नहीं है। अल्फा बीटा इसके क्या हो जाएंगे? 2 रूट्स हो जाएंगे। अब इसके बाद ध्यान से देखो कि ये d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। मैंने कहा था कि 3 पार्ट होते हैं, जैसे कि 1 पार्ट हो गया इफ d इज लेस देन 0, मीन d कैसा होना चाहिए? नेगेटिव हो जाएगा। अगर d नेगेटिव हो जाएगा तो नो रियल रूट्स, इट्स मीन कि उसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे, तो रूट्स इमेजनरी होंगे, या फिर एक नॉर्मल लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं दैट रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो d कैसा हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में। अब इस कंडीशन से इंपॉर्टेंट क्या बना हमारे पास रिजल्ट? दैट बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac। ठीक है, डी स्क्वायर अगर 4ac से छोटा होगा, ये वाली टर्म अगर छोटी होगी तभी तो पूरा डी आपके पास नेगेटिव होगा, नॉर्मल सी बात है।
अगर 4ac की वैल्यू ग्रेटर है तो आपकी टर्म नेगेटिव हो जाएगी। अब ये कि मैम ये कहाँ नीड आती है, इसकी क्यों रिक्वायर्ड होती है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर कोई कंडीशन है कि आपको दे दी कि बी स्क्वायर लेस देन 4ac, देन फाइंड, आपको फाइंड करना है कि इसके रूट्स किस तरह के होंगे, रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे, किस तरह के। आप यहाँ पे एमसीक्यूज बहुत अच्छे बन सकते हैं, जैसे सैम्पल पेपर में भी थे। हमेशा सैम्पल पेपर जब भी आप अगर स्टडी कर रहे हैं, सैम्पल पेपर हमारे पास है तो आप उसको साथ लेकर ही स्टडी कीजिए, ताकि आपको ये पता चल जाए कि किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन देखें। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या होगा, इफ d इज इक्वल टू 0, डी अगर 0 है तो मतलब ये दोनों टर्म आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर होंगी। सो रूट्स आर इक्वल, इस कंडीशन में रूट्स इक्वल होते हैं। अब यहाँ से मैं आपको डायरेक्ट भी पूछ सकती हूँ कि रूट्स क्या होंगे, तो आप अगर चाहें तो डायरेक्ट लर्न कर लीजिए कि रूट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, b माइनस बी अपॉन 2 है। ठीक है, क्या हो जाएगी, माइनस बी अपॉन 2 है। कि ऐसा क्यों होगा, फॉर्मूला देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो जब ये पूरी की पूरी टर्म हमारे पास 0 हो चुकी है तो रिमेनिंग क्या रह गया, माइनस बी अपॉन 2 है। वो तो पूरा 0 हो गया ना, तो अब और प्लस माइनस की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं रही, अब उसकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। सो आंसर हो जाएगा माइनस बी अपॉन 2 है। तो आप इसको डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हैं। अगर मान लीजिए d इज ग्रेटर देन 0, मीन d कैसा हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव होगा। d कैसा होगा, पॉजिटिव। सो इस कंडीशन में बी स्क्वायर ग्रेटर होगा, यहाँ पर बी स्क्वायर लेस देन था, बी स्क्वायर ग्रेटर होगा। और इस कंडीशन में रूट्स अनइक्वल होते हैं और रियल होते हैं, मतलब अल्फा बीटा जो दो वैल्यूज आएंगी वो सेम नहीं होंगी और वो दोनों वैल्यूज रियल भी होंगी। क्लियर सबको? तो बस ये पूरा आपका कंक्लूजन है जो हम चैप्टर इस लेक्चर में पढ़ेंगे। यहीं से आपके एक क्वेश्चन आना 100% श्योर है, चाहे वो एमसीक्यू का हो या फिर वो 1 या 2 मार्क्स में जो क्वेश्चन हमारे पास होते हैं सेक्शन बी में, वहां पर भी आ सकता है। तो इसको आपको बिल्कुल भी, इसको आप स्किप नहीं करें। जैसे मैंने बताया था, अगर मैं लीनियर इक्वेशन के बारे में बात करूँ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैंने आपको जो टेबल बनवाई थी कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, मैंने बहुत सारे आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन करवाए। सिमिलरली ये जो एक छोटा सा हमने फ्लो चार्ट बनाया गया है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, बढ़े आगे। तो अब देखो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज। सो नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 4.4। अब इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो कुछ हम सोल्व करेंगे, बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस आपको सोल्व करने। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, ठीक, क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ईजी है। आपको क्या करना है इसके अंदर, आइए देखते हैं। सो द क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। अब नेचर ऑफ रूट्स का मीन कि वो नेचर कैसा है, अच्छा है या बुरा है, कि मैम रूट्स का क्या नेचर होगा, रूट्स तो रूट्स ही होते हैं। नहीं, उसका नेचर मीन क्या वो दोनों सेम है, क्या वो रियल नंबर है या फिर वो इमेजिनरी नंबर है। तो ये नेचर है जो हमें आपको बताना होगा। ठीक है, और इसके अलावा अगर मान लीजिए रियल रूट्स हैं, ठीक है, रियल रूट्स हैं, तो हमें क्या करना है, तो आप उन रूट्स को फाइंड आउट कीजिए। ओके, ये भी हम कर लेंगे। तो सबसे पहले देखो, अब ये करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए कि ए बी सी की वैल्यू क्या है, क्योंकि यही हमारे लिए यूजफुल है। तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज यहाँ पे लिख लेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब ए बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो मैंने बता रखा है दैट एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, x का कोफिशिएंट होता है वो b होता है, और जो भी हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है वो क्या हो जाती है, c हो जाती है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से हम यूज कर लें, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, सो द d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो वैल्यू पुट करते हैं। अब देखो b स्क्वायर क्या हो जाएगा, -3 होल स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, सो 3 स्क्वायर 9 माइनस। अब आप मुझे बताओ, आपको यहाँ पे देख के आंसर इसका अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ पे कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। क्यों, 5 2 10, 10 को 4 से क्या 40, तो वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, नेगेटिव वैल्यू आई या नहीं आई, क्योंकि बिग डिजिट नेगेटिव है। और अगर मैं ऐसे भी देखूँ तो बी स्क्वायर की वैल्यू बी स्क्वायर इज लेस देन 4ac, बी स्क्वायर छोटा है तो वैल्यू नेगेटिव होगी। सो नेगेटिव होगी, इस कंडीशन में क्या रियल रूट फाइंड आउट होंगे, नहीं। सो द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। क्लियर, आ गया सबको समझ में? बस इतने से क्वेश्चंस हैं। देखो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, अगर आपको एक बार आपने सीख लिया, 1 मिनट का टाइम भी कंज्यूम नहीं होगा इनमें। और एमसीक्यूज यहाँ से आने के पूरे चांसेस है, 100% चांसेस है कि यहाँ से एमसीक्यू में एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो एमसीक्यू में आएगा या फिर अगर नेक्स्ट में आएगा। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी अपन देखते हैं कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। वही नेचर आपको फाइंड आउट करना है, जहां पर क्या है कि इक्वेशन गिवन है दैट 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब आप मुझे बताइए फटाफट से सॉल्व करके कि क्या इसका आंसर आएगा। मैं भी सॉल्व करती हूँ, आप भी सॉल्व कीजिए। ठीक है, सो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर 3, b इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 एंड c इज इक्वल टू 4। ओके, फाइंड आउट करें। सो d इज इक्वल टू
b square minus 4ac. So the value of b square is minus 4 root 3 होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 एंड c हो जाएगा 4. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो क्या इसका क्या और सॉल्यूशन बनेगा. इसको हम सॉल्व करें तो देखो 4 स्क्वायर हो जाएगा. यहाँ पर ये सॉल्व करना हमें बहुत अच्छे से आता है. 4 रूट 3 दोनों पर स्क्वायर है. सो 4 को सॉल्व करेंगे 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया 48. इसमें तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई प्रॉब्लम होगी. 4 4 16 एंड 48. अब ये आ गया इक्वल टू 0. इक्वल टू 0 है मीन्स रूट्स कैसे होंगे यहाँ पर रियल होंगे. ठीक है, और दोनों रूट्स इक्वल होंगे. ठीक है, सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल. रियल एंड इक्वल. ठीक है, एक बात तो हमें ये पता चल गई. ठीक है, रूट्स इक्वल भी होंगे और रियल भी होंगे. अब हम रूट्स फाइंड आउट करें. अब रूट फाइंड आउट करने के लिए आप चाहे तो पहले इक्वेशन लिखिए, फिर उसका पूरा फॉर्मूला लगाइए, या फिर सबसे फैक्टराइजेशन मेथड आप कीजिए या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड कीजिए. तो वो आपको यहाँ नहीं करना है. जब भी आपसे नेचर ऑफ रूट्स पूछा जाए तो उसका कोई आप क्वेश्चन सॉल्व करें, अगर उसके आप रूट्स भी निकाल रहे हैं तो आपको लगाना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला. इट्स मीन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. क्यों? वो इजी हो जाता है. देखो फॉर्मूला मैंने बार बार इसलिए लिखा है ताकि आप बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लें. ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac. जब ये पूरी टर्म आपके पास 0 हो चुकी है तो आपके x की वैल्यू क्या बन जाएगी? माइनस बी अपॉन 2 होगा या नहीं होगा? होगा. सो x कितना आ जाएगा? देखो नेगेटिव साइन है. b की वैल्यू कितनी है? माइनस 4 रूट 3. ध्यान रखना नेगेटिव साइन को जरूर आपको इंक्लूड करना है. ऐसा नहीं कि कभी आप साइन को भूल जाए. जरा सी एक माइनर सी साइन की अगर मिस्टेक भी हो जाएगी तो आपका पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा. सो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस 4 रूट 3 अपॉन 2a. ठीक है, 2a की वैल्यू देखो कितनी है यहाँ पर 3. सॉल्व कर लें इसको तो x क्या मिल जाएगा हमें यहाँ से 4 रूट 3 अपॉन 6. अब 6 लिखे या 2 इंटू 3 लिखे, दोनों तरह से सॉल्व कर सकते हैं आप चाहें. अब मान लो यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन है, हमें नहीं पता आंसर क्या आने वाला है, हम नहीं जानते इसके बारे में. तो आपको क्या करना है, उसको सिंप्लीफाई करो. देखो 2 से कट हो जाएगा 2 टाइम, 2 से कट हो जाएगा 3 टाइम. तो आप चाहें तो आंसर ये भी दे सकते हैं 2 रूट 3 अपॉन 3. ठीक, ये भी आपके एक तरह से आंसर बन सकता है. बट अगर आप और सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये आंसर ये भी आपका राइट हो जाएगा. और अगर आप इसे सिंप्लीफाई करना चाहें तो क्या हो सकता है? क्या बिल्कुल. देखो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास वैल्यू आई थी x की, x इज इक्वल टू 2 रूट 3 अपॉन 3. क्या मैं 3 को रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, तो लिखे. ठीक है, विच इम्प्लाइज दैट 2 रूट 3 अपॉन रूट 3, और ये भी रूट 3 हो गया. देखो 2 रूट 3 है, मल्टीप्लाई होने के बाद ही तो 3 हमारे पास बनता है, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं. रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो जाएगा. सो विच इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 2 अपॉन रूट 3. तो अब यहाँ पर एक और मिस्टेक मत करना कि आप x ओनली इतना सा आंसर लिख के आ जाए, x इक्वल टू 2 रूट 3 मतलब 2 अपॉन रूट 3. आपको x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 कोमा 2 अपॉन रूट 3 लिखना है, क्योंकि 2 वैल्यूज हमारे पास यहाँ पर फॉर्म होंगी. सो देखो ये हो जाएंगी रूट्स आर इक्वल एंड x इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट 3 एंड 2 अपॉन रूट 3. बट अगर आप यहाँ पर आंसर लिखेंगे, मान लीजिए आपने और सिंप्लीफाई नहीं किया, तब भी वो उसका सॉल्यूशन होगा. और ये आंसर अगर किसी ने लिखा हुआ है तब भी उसका सॉल्यूशन होगा. मान लीजिए कोई कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट है कि नहीं हम तो रूट 3 की भी वैल्यू पुट करेंगे, कर लीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. 1.73 पुट किया, फिर कि नहीं हम तो इसको और डिवाइड करेंगे, ओके आप वो भी कर लीजिए, डिवाइड कीजिए. फिर उसके बाद कि नहीं और हम डेसिमल में पूरी वैल्यू लेकर आएंगे, तो वो भी लेकर आ सकते हैं. रॉन्ग नहीं होता है. लेकिन क्या दिक्कत क्या आती है, अब इतनी ज्यादा कैलकुलेशन आपको करनी है तो बेसिकली टाइम वेस्ट हो गया. क्योंकि ये आपके लिए कोई रिक्वायर्ड है क्या? नहीं है. आपको रूट्स देने थे कि हाँ क्या वैल्यू है जिसको आप पुट करके इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं, LHS RHS को आप इक्वल कर सकते हैं, तो बस वो हो गया हमारा काम. फिर क्यों हमें इतना एक्स्ट्रा करना है? हमारे लिए भी वर्क को बढ़ाना है और एग्जामिनर के लिए भी और उसको कॉम्प्लिकेटेड करना है. तो ऐसा आपको करना ही नहीं है, बस यहाँ तक आपको आंसर इसका देना है. ठीक है, सो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट अपन ने कर लिया. अब आगे देखते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसका थर्ड पार्ट. 3 पार्ट्स थे बेसिकली, इसमें शायद 3-4 पार्ट्स हैं. अगर कोई पार्ट रिमेनिंग है तो आप ऑफ कोर्स आपको सॉल्व करना है. वैसे हमने इसमें ऑलमोस्ट सभी पार्ट सॉल्व किए हैं. सो अब यहाँ से आप वैल्यू ले सकते हैं. A B C की वैल्यू आ गई. ठीक है, चलिए लिख लेते हैं. सबसे पहले A इज इक्वल टू 2, B इज इक्वल टू -6 एंड C इज इक्वल टू 3. क्लियर.
डी फाइंड आउट करें, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, -6 होल स्क्वायर। साइन का जरूर ध्यान रखना, साइन का ध्यान क्यों रखना है, क्योंकि मान लीजिए बाई चांस यहाँ पर 3 की जगह -3 होता तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो जाती, तो पॉजिटिव हो गया तो पूरा ही आपका एक तरह से सॉल्यूशन चेंज हो जाता है। यहाँ पर अगर मान लीजिए कभी इमेजिनरी रूट्स आ रहे हैं तो वहां पर रियल रूट्स आने लग जाते हैं, तो इनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 4ac, ठीक है, वैल्यू पुट कर दी, 6 स्क्वायर कितना होगा 36, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, आपको क्या लग रहा है, देखो 3 टू द 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये हो गया हमारे पास। अब हमें दिख रहा है इजीली कि यहाँ पर जो वैल्यूज हमें मिलेंगी वो कैसी होंगी, वो आपके पास पॉजिटिव होगी। पॉजिटिव होगी तो कैसे रूट्स होंगे, रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, मीन दो अलग अलग रूट्स हमारे पास यहाँ पर फाइंड आउट होंगे। ये सबको समझ में आ गया। अब इसके बाद देखो इनको सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 12, तो डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 12 और ये हो गई हमारी पॉजिटिव वैल्यू है एंड विच इज ग्रेटर देन 0, 0 से भी बड़ी है। सो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। हो गया काम। अब इसके बाद हम इसका सॉल्यूशन कर लें। अब सोल्व करने के लिए आप चाहें तो वापस से आप वो पूरा मेथड लगा सकते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर भी इसके इजीली हो जाएंगे। 6 चाहिए हमें तो इसके 2 थे, आप कुछ भी इसके 5 1 भी कर सकते हैं क्योंकि दोनों को ऐड करने पे 5 आ रहा है। लेकिन फैक्टर क्यों करने, क्यों इतना टाइम वेस्ट करना जब हम डायरेक्ट जानते हैं माइनस बी की वैल्यू कितनी है, डायरेक्ट में लिख दूं या फिर इसको मैं फॉर्मूले में भी लिखूं, प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। मैंने बताया था d क्यों आएगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास माइनस, अब b कितना है 6 लेकिन नेगेटिव है, ध्यान रखना। सो -6 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 12 अपॉन 2a कितना हो जाएगा 4, लिख दो डायरेक्ट या 2 इंटू 2 ही लिख देते हैं अभी अपन। x कितना मिल जाएगा हमें यहाँ से 6 प्लस माइनस रूट 12 अपॉन 4। अब क्या ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, बिल्कुल होगा, ध्यान से देखो उसको, क्या आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। पहली बात तो ये, यहाँ से x की हमारे पास 2 वैल्यूज फाइंड आउट होगी। क्यों, एक बार हम यहाँ पर प्लस का साइन लेंगे, एक बार माइनस का साइन लेंगे। अच्छा ये तो सब समझते हैं ना प्लस साइन, प्लस माइनस का मीन क्या है, कि क्यों एक ही साथ दोनों साइन लगा रखे हैं। इसका मीन ये होता है कि जो भी आपका आंसर है वो एक बार तब आएगा जब आप इसकी पॉजिटिव वैल्यू पुट करेंगे, मतलब प्लस साइन यूज करेंगे, और जब एक बार सेकंड आंसर तब आएगा जब आप इसका नेगेटिव साइन यूज करेंगे। ये बेसिकली इनका मीन होता है जो आपको ध्यान रखना है। क्यों होता है ये भी मैंने आपको बता रखा है कि हमेशा ध्यान रखना, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो उसके सॉल्यूशंस 2 होंगे, मीन उसके रूट्स 2 होंगे ही होंगे, ये कंपलसरी है। अगर आप ओनली 1 लिख के आ जाएंगे तो फिर वो आपका जो पूरी मेहनत करी ना अपने क्वेश्चन में वो सब रॉन्ग हो जाएगी, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर ले। अच्छा 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 एंड 4 लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। सो 3 मल्टीप्लाई 4 है तो मैं उसमें से 4 को बाहर दे सकती हूँ क्योंकि 4 तो स्क्वायर रूट है 2 का, मतलब 4 स्क्वायर है 2 का, तो इसको मैं इस वे में भी लिख सकती हूँ। यहाँ पर ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2 रूट 3 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इंटू 2, अभी इसको 4 नहीं लिखते, 2 इंटू 2 इसलिए लिखा क्योंकि अपन देखो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, विच इम्प्लाइज दैट ऊपर से भी दोनों टर्म में से 2 कॉमन लिया मैंने, तो क्या बन गया 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2, ये बन गई आपके पास वैल्यू, ठीक है। 3 प्लस माइनस रूट 3 अपॉन 2 कि ये रूट 3 12, अब इसमें तो कंफ्यूजन नहीं है ना, 2 था, स्क्वायर रूट से हमने बाहर लिया, 4 था, 4 को बाहर लेंगे तो 2 बन जाएगा। सो x की वैल्यू यहाँ पर क्या बन जाएगी, 2 वैल्यूज होंगी x की, एक बार तो जब आप प्लस का साइन लेंगे और एक बार जब आप नेगेटिव का साइन लेंगे। तो देखो ये आ गई, प्लस का साइन लिया आपने तो 3 प्लस रूट 3, माइनस साइन लिया तो आपने, अच्छा ये नेगेटिव नहीं है, हाँ इसको माइनस मत समझ लेना, पूरी ये हमारे पास लाइन है ताकि आपको इसका आंसर पता रहे, और ये माइनस रूट 3 है। हो गया क्लियर, बढ़े आगे। इजी क्वेश्चन है, बस नेचर ऑफ रूट्स हमें फाइंड आउट करने हैं तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना ही रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, ये भी एमसीक्यू के लिए। बेसिकली ये पूरी एक्सरसाइज अगर मैं आपसे कहूँ कि आप इसको रट लीजिए अच्छे से, एक एक क्वेश्चन अच्छे से कर लीजिए, जितने भी एग्जाम्पल्स हैं या और कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन इससे बन सकते हैं सभी ट्राई कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि वेस्ट नहीं होगा, वर्थ इट। ये आपकी इसका वेस्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आना 100% श्योर है। मैंने पहले भी कहा है 100% जहाँ पे हमें अश्योरिटी होती है कि यहाँ से हमें मार्क्स मिलेंगे, तो आप उस पार्ट को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। जितने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जहाँ पर आपको पता है दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, 2 रूट्स होंगे और दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे।
अब इक्वल रूट की कंडीशन क्या होती है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, इक्वल रूट की यही कंडीशन है। तो देखो वहां से कंडीशन यहाँ यूजफुल है हमारे लिए। अब इसके बाद वैल्यू ले लें पहले, तो अपन a की वैल्यू कितनी है 2, b इज इक्वल टू k एंड c इज इक्वल टू 3, ठीक है। सो रूट्स आर इक्वल, सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर कितना हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4ac। सो अपन इसको ऐसे लिख लें 4ac, एक बार पूरी वैल्यू पुट कर लेते हैं अपन, इज इक्वल टू 0। अब इससे पहले आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है देन यू हैव टू कन्वर्ट द इक्वेशन इनटू द स्टैंडर्ड फॉर्म। एंड व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो ये फर्स्ट वर्क है कि आप इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। यहाँ पर वापस से देखें कितना हो जाएगा, देखो 6 4 24, सो k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब यहाँ पर क्या आपको कुछ और लग रहा है, क्या आंसर आ सकता है, देखें a भी हमें पता है, c भी हमें पता है, k की वैल्यू यहाँ से हमारे पास क्या फाइंड आउट होगी, तो ध्यान से देखना, k स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0 था, हमने यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज कर दें, k को हम ट्रांसपोज कर सकते हैं, तो k स्क्वायर इज इक्वल टू 24, क्योंकि x वाली टर्म मीन जो k वाली टर्म है वो तो हमारे पास नहीं है, नहीं थी तो हमने इसको इस तरह से ट्रांसपोज कर लिया। ट्रांसपोज करने के बाद देखो अब स्क्वायर रूट है, स्क्वायर हटाने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं, तो प्लस माइनस रूट 24 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। सो प्लस माइनस रूट 24 है। अब क्या मैं इसको ऐसे लीव कर सकती हूँ, प्लस माइनस रूट 24 हो गया आंसर। या फिर आप चाहें कि इसको और सिंप्लीफाई करना, तो देखो 24 को आप क्या लिख सकते हैं, अगर मैं रूट 24 की बात करूं, 6 मल्टीप्लाई 4 लिखते हैं या नहीं लिखते, लिखते हैं। 4 को अगर मैं बाहर ले लूं तो 2 रूट 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये इसका और सिंपली वे में इसका आंसर होगा। सो k इज इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास, प्लस माइनस 2 रूट 6। तो k की वैल्यू आपके पास प्लस रूट 6 भी हो सकती है, माइनस रूट 6 भी हो सकती है। k की वैल्यू सिंगल लिख के गलती मत कर देना कि आपने ओनली सिंगल वैल्यू इसमें लिख रखी है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो देखो आंसर हमारे पास हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन गिवन है कि ये आपके पास लिखा हुआ, इसमें भी वापस आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैंने कहा था पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ध्यान से देखो, लिख दें इसको kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। वापस से लगा देते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। अब अगर मान लो किसी कंडीशन में बोल देते हैं कि वो रूट्स इमेजनरी हैं, तो क्या हो जाता है, ग्रेटर देन 0 होता, तो वहां से हमारे पास कुछ और कंडीशन निकल के आती। तो इनका आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस 2k। ध्यान रखना b माइनस 2 नहीं लेना है, माइनस 2k हो जाएगी b की वैल्यू। सो माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4ac, 4 लिखा, a की वैल्यू कितनी है k, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इज इक्वल टू 0 कर दें। अब यहाँ से वापस आप इसको सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 24k। ये तो सेम क्वेश्चन बन गया जैसा अभी हमने किया था, एंड विच इम्प्लाइज दैट हम यहाँ पर इसको साथ में कंटिन्यू करेंगे। k आपने जैसे ही कॉमन लिया, कॉमन भी लेना है, k कॉमन लिया तो क्या बन जाएगा, 4k माइनस 24 इज इक्वल टू 0। बच्चे पता है क्या गलती कर देते हैं कि k को ट्रांसपोज किया उधर, तो k तो यहाँ से हट गया और यहाँ से ओनली वैल्यू a की वैल्यू निकलेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, मैंने पहले ही बताया था, सेम थिंग एक पहले हमने लेक्चर पढ़ा था उसमें भी सेम थिंग आई थी कि कभी अगर इस टाइप में कंडीशन हो तो आप k या जो भी आपका वेरिएबल है उसको ट्रांसपोजिंग के बाद 0 की तरफ मत सेंड कर दीजिएगा, मतलब उसको उधर ट्रांसपोज नहीं करना है, आपको उसकी भी सेपरेट वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, k इज इक्वल टू 0, और एक बार ये ब्रैकेट हम 0 के इक्वल करेंगे तो क्या बन जाएगा 24। डायरेक्ट ट्रांसपोज कर दिया तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0 एंड k इज इक्वल टू 6। लेकिन यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है कि ये दो वैल्यूज k की नहीं होंगी। ये क्यों नहीं होंगी, इक्वेशन को ध्यान से देखो। अगर चलो ये वाली इक्वेशन देख लेते हैं जिसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 मार्क किया, उसको छोड़ो, उसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अगर मैं k की जगह 0 पुट कर दूं तो यहाँ भी 0, ये भी 0, तो क्या ये आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। कि अगर आपने 0 रख दिया तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ही 0 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर रहेगा ही नहीं, एक्स स्क्वायर ही नहीं रहेगा तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक तो रहेगी नहीं। उसके बाद ये इक्वेशन लीनियर भी नहीं रहेगी क्योंकि 2kx है, तो वहां पर भी 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन ही नहीं बचेगी। तो फिर आप सॉल्व किसे करेंगे, दैट्स व्हाई k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। आप प्रॉपर्ली इसको लिखेंगे यहाँ पर, k इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल,
ठीक है। सो वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, के की वैल्यू आपके पास ओनली एक ही आ जाएगी, के इज इक्वल टू 6। ये हो गया आपका सॉल्यूशन बस। तो ये भी आपको चेक करके देखना है कि जो दोनों वैल्यूज आ रही हैं वो सेटिस्फाई भी कर रही है या नहीं कर रही। मान लो ये एमसीक्यू में ऑप्शन आ जाता है, एक वैल्यू आपने लिख दी, के की वैल्यू क्या होगी 0,6 6 0, तो आप क्या करेंगे 0,6 पे दोनों पे आंसर लगा देंगे कि दोनों ये इसकी वैल्यू होंगी, लेकिन वो रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास के इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपको यहाँ पर एक इक्वेशन दी गई और बोला ये सिचुएशन पॉसिबल होगी या फिर नहीं होगी। तो इसके लिए देखो कि आपको एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, मतलब आम का जो बाग है वो हमारे पास है, उसमें लेंथ आपको गिवन है, ब्रेड्थ भी आपको उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। कहा गया है दैट लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ। ब्रेड्थ अगर x है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 2x हो जाएगी, और उनका एरिया कितना है 800 है। तो सबसे पहले अपन ने ब्रेड्थ ले ली, तो उसके बाद लेंथ हो जाएगी, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आगे चलना है। यहाँ पे तो क्या बन जाएगा, L इंटू बी इज इक्वल टू 800। L की वैल्यू कितनी है 2x मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 800। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकलेगा, देखो हमारे पास विच इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर। अब मैं 2 से 2 कैंसिल कर सकती हूँ, ये स्टेप तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं, चलिए नेक्स्ट में अपन कैंसिल कर लेंगे, इज इक्वल टू 800 विच इम्प्लाइज दैट स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब एक्स स्क्वायर अगर 400 आया तो एक्स की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी, एक्स की वैल्यू आ जाएगी +-20। अब आप मुझे बताओ कि लेंथ आपकी कभी भी नेगेटिव पॉसिबल होती है क्या, लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, दैट्स वाई हम यहाँ से कह सकते हैं कि -20 तो आंसर नहीं होगा। सो द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू 20 होगी। ठीक है, अगर x 20 है यानी कि इसकी ब्रेड्थ अगर 20 है तो लेंथ कितनी हो जाएगी 40 हो जाएगी। अब कि मैम इसमें हमने क्या करना था, हमें तो यही समझ में नहीं आया। तो ध्यान रखना जब भी ऐसे क्वेश्चन है कि क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, तो आप उसके लिए इक्वेशन बनाइए, इक्वेशन को सॉल्व कीजिए। अगर रूट्स रियल आ जाते हैं, मान लीजिए रूट्स रियल आ गए, तो हम कह देंगे कि हाँ ये सिचुएशन पॉसिबल है। अगर रूट्स इक्वल भी आ जाते हैं, मीन डी की वैल्यू अगर 0 आ जाए या ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो हम कह देंगे ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है। लेकिन अगर कभी लेस देन आ जाए तो हम कहेंगे ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ में, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव इज इक्वल टू 40 मीटर एंड ब्रेड्थ हो जाएगी 20 मीटर। क्लियर, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पर भी वापस वही है कि क्या ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, तो देखते हैं। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, यानी कि 2 फ्रेंड हैं, दोनों की एज का सम 20 है। अगर एक की एज अपन x अज्यूम कर लें, सेकंड की कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसके बाद उन्होंने कहा है 4 ईयर अगो, 4 साल पहले, अगर आपकी एज अभी x से 4 साल पहले कितनी हो जाएगी x माइनस 4, सो एज क्या हो जाएगी x माइनस 4, और अदर फ्रेंड की भी क्या हो जाएगी 20 माइनस एक्स माइनस 4। इसको अगर अपन सिंप्लीफाई करें तो ये कितना बन जाएगा 16 माइनस एक्स। सोल्व कर लिया 20 एंड 4 को, ये क्लियर है। अब इसके बाद और क्या गिवन है हमें, देखो कि 4 years ago द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48, कि अगर उन दोनों की एज यानी कि ये वाली एज और इन दोनों का अपन प्रोडक्ट निकालते तो वो 48 होगा। प्रोडक्ट करके देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हमने मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई करना सभी को बहुत अच्छे से आता है, हर एक टर्म मल्टीप्लाई होगी, 16 इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स को इससे एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, हो गया। ठीक है, बढ़े आगे, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब ये एक इक्वेशन बन गई, अगर इसके रूट्स निकल जाते हैं तो हम कह देंगे कि ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है, नहीं निकलते हैं तो कहेंगे ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर आप एक बार और कर सकते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट आप डी की वैल्यू निकाल के देख लो कि डी अगर निकल रहा है, डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है या फिर इक्वल टू 0 आ रही है, तो हमारा काम यहाँ पर आगे चल जाएगा। लेकिन अगर लेस देन 0 आ रही है तो इट्स मीन जो सिचुएशन है वो पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए इसको अपन आगे सॉल्व करते हैं। कंपेयर किया हमने इक्वेशन से, तो ए की वैल्यू आ गई 1, डी की वैल्यू होगी -20 एंड सी इज इक्वल टू 112। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसके बाद हम मेथड अब कोई सा भी लगा सकते हैं, वैसे बेसिकली हम डिस्क्रिमिनेंट हमने सबसे पहले फाइंड आउट किया है, सो डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा -20 होल स्क्वायर माइनस 4ac। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव वैल्यू आ गई, लेस देन 0 है, लेस देन 0 है, तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं हो सकती है। सो द रियल रूट्स आर नॉट पॉसिबल। रूट्स तो निकलेंगे लेकिन इमेजनरी निकलेंगे, और इमेजनरी हमें नहीं निकालने, हमें ओनली रियल रूट्स के बारे में ही बात करनी है। हेंस गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। आगे बात समझ में, ठीक है, कि क्या आपको करना है क्वेश्चन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वापस से वही है कि क्या ऐसा पॉसिबल है, देखते हैं पॉसिबल है या नहीं है। कि आपको एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है जिसकी पेरीमीटर 80 होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया गया, तो अपन सबसे पहले क्या कर ले, अज्यूम कर ले, मान लो इसकी ब्रेड्थ कितनी हो गई x,
ब्रेड्थ आपने क्यों अज्यूम करी, लेंथ कर सकते थे, हाँ कुछ भी कर सकते हो। हमें गिवन है दैट पेरीमीटर इज इक्वल टू कितनी दी गई है 80। सो क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला कितना होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ इज इक्वल टू 80। 2 से कैंसिल हो जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेड्थ की वैल्यू पुट कर दी मैंने 40, तो यहाँ से लेंथ हमारे पास निकल जाएगी, लेंथ इज इक्वल टू 40 माइनस एक्स। आ गई लेंथ की वैल्यू। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि अब एरिया के बारे में भी दिया है उन्होंने, एरिया दिया है तो वो लिख लो, एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यूनिट का वैसे बेसिकली यहाँ कोई इंपॉर्टेंस नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर एरिया, सरफेस, ये हमें सरफेस वॉल्यूम वगैरह ये सब जो भी है हमें ये सब फाइंड आउट नहीं करना है। ठीक है, अब इसको आप वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा आपके पास, देखो L इंटू बी इज इक्वल टू 400। L कितना है 40 माइनस एक्स, b कितना है x इज इक्वल टू 400। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, अगर आपके रूट्स आ जाते हैं, मतलब d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो हम कहेंगे इसके रूट्स, हमें दो अलग अलग रूट्स मिलेंगे। अगर d की वैल्यू इक्वल आती है तो हम कहेंगे इन दोनों की वैल्यू इक्वल होगी। सॉल्व करके देख लेते हैं क्या बन जाएगी इक्वेशन, 40x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 400। और इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं तो क्या बन जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 40x और ये क्या बन गया 400 प्लस 400 इज इक्वल टू 0। चेक करो d की वैल्यू कितनी आती है बी स्क्वायर। अब यहाँ से d की वैल्यू वैसे इक्वल आ जाएगी अपने पास, तो क्या बन जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आप बी स्क्वायर माइनस 4ac आपको फाइंड करना है। बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 40 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सो माइनस 40 होल स्क्वायर करेंगे माइनस 4ac। तो a की वैल्यू भी आपको पता है, c की वैल्यू भी आपको पता है, आप यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। a की वैल्यू तो हो जाएगी 1, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400। ठीक है, अब ये देखना, अब आप खुद ही जानते हैं यहाँ पर कैसी वैल्यू आएगी। ऑफ कोर्स ये ग्रेटर देन 0 हमें मिल जाएगा, तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पर 2 रूट्स फाइंड आउट हो जाएंगे। अगर एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो हमें कौन सा चूज करना है, हमें तो ओनली पॉजिटिव चूज करना है। क्लियर, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की ओर। अब आगे नेक्स्ट हमें करने कुछ और जो एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स हैं जो हम यहाँ पर एग्जाम के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है, उनके बारे में बात करते हैं। कुछ अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले देखो, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, एग्जाम्पल है। अब वैसे क्वेश्चन देखने में बड़ा ना डरावना सा लग रहा है एक्चुअली, बड़ा कि इसमें पता नहीं क्या क्या गिवन है, डायमीटर कहाँ है, पोल न जाने कहाँ है, ये वैल्यू पता नहीं क्या क्या दी है। उसको पढ़ो, उसका आप डायग्राम बनाइए। सबसे पहले हमें गिवन है कि एक, वैसे सबसे पहले तो बताया कि जो पार्क है आपका वो कैसा है, रेक्टेंगुलर है या स्क्वायर है या सर्किल है, सर्कुलर पार्क है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सर्कुलर पार्क है, इसके डायमीटर भी 13 मीटर गिवन है, तो ये सर्कुलर पार्क हो गया और इसकी डायमीटर अपन ने यहाँ पर हम बना लेंगे। ठीक है, अब डायमीटर भी हो गए 13 मीटर। अब यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर 2 गेट्स हैं, मतलब गेट इस तरह से पार्क है तो दोनों गेट लगा रखे हैं, एक गेट ए पॉइंट पे या बी पॉइंट पे, दोनों अलग अलग है और डायमीटर के दोनों एंडिंग पे है। ठीक है, देखिए तो हमने यहाँ पर गेट्स भी बना लिए। अब हमें एक पोल लगाना है, यानी कि पोल यहाँ पर लगा हुआ है। अब वो पोल कहाँ पर है, ऑफ कोर्स सर्किल की जो बाउंड्री है यानी कि वहां पर ही होगा। अब कहीं भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं, उसके लिए उन्होंने कुछ सिचुएशन दी गई है कि जो उनकी दोनों गेट से डिस्टेंस है, एक तो है x मीटर मतलब, और दूसरी से 7 ज्यादा है, तो एक तो अपन x अज्यूम कर लेंगे तो सेकंड हो जाएगी x प्लस 7। तो मान लीजिए यहाँ पर पोल है, हमने तो अज्यूम किया कहीं भी हो सकता है, लेकिन पोल इस तरह से होगा कि वो 90 डिग्री बनाएगा। ठीक, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे पोल हमने ले लिया। पोल लेने के बाद अब जैसे ही अपन ये लाइन ड्रॉ कर दी कि एक इतनी डिस्टेंस हो गई, सेकंड डिस्टेंस ये हो जाएगी। अब वैल्यू क्या होगी, मान लो जैसे कि ये तो इनको पहले अपन ने पॉइंट का नोटेशन भी कर दिया, फिर वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर ये x है तो ये कितनी है x प्लस 7, अगर इसको x लेंगे तो वो x प्लस 7 होगी। इसके बारे में हमें बेसिकली कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, किसे x लेना है किसे x प्लस 7। अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है, पाइथागोरस थ्योरम याद आ रही है या नहीं आ रही, बिल्कुल आ रही है। पाइथागोरस थ्योरम हम जानते हैं क्या होता है, दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस एल्टीट्यूड स्क्वायर, एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर बोल सकते हैं अपन। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो एक्स स्क्वायर आप पहले परपेंडिकुलर को आगे भी लिख सकते हैं, प्लस एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर। बस ये इक्वेशन बन जाएगी, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये बन गया 169 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 49। ठीक है, 7 स्क्वायर 49 होता है, प्लस 2 इंटू, अगर हम पूरा सिंप्लीफाई करके लिखे तो 2a भी होता है, तो 2x और ये हो जाएगा 7, तो 14 हो जाएगा। इसको हमें और ऐड कर देते हैं हम, तो 169 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा, प्लस 14x प्लस 49। ट्रांसपोज कर दो उस साइड,
तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x² प्लस 14x प्लस 49 माइनस 169 इज इक्वल टू 0। अब अपन इनको सॉल्व कर सकते हैं क्या? और बिल्कुल कर सकते हैं, विच इम्प्लाइज दैट, इम्प्लाइज का साइन जरूर लगा देना, इसका मतलब होता है कि दोनों इक्वेशन आपस में रिलेटेड होती हैं। x² प्लस 14x, इनको सॉल्व किया तो देखो कितना हो जाएगा माइनस 120। 2 और कॉमन आ रहा है, क्या आ रहा है तो निकाल लें इसके अंदर से। देखो 2 की वैल्यू कॉमन आ जाएगी तो क्या बन जाएगा x² प्लस 7x माइनस 60। अब 60 है तो 7 के मैं 2 फैक्टर कर सकती हूँ, ऐसे पहले भी अपन ने किए, एक तो 12 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा, तो एक 12 एंड 5 दोनों करके फैक्टर निकाल के हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पता चल गया 12 एंड 5 कैसे लिया। अब एक आप नेगेटिव भी ले सकते हैं चाहे तो स्मॉल वाला नेगेटिव लेना तो प्लस 12 माइनस 5 बन जाएगा। ये देखिए इसको और थोड़ा सा मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, x² प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60। कॉमन लेना, x की वैल्यू निकालना, x की वैल्यू आ जाएगी, आपका काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, आगे बात समझ में। अब नेक्स्ट देखो इसके आगे आपको कैसे और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इक्वेशन गिवन है और आपसे ये कहा गया है कि आप हमें बताइए, एक तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना है, पहली बात तो डिस्क्रिमिनेंट निकालना और नेचर ऑफ रूट्स बताना है। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए क्या करें, पहले इक्वेशन को सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई कैसे करेंगे, देखो इसको मैंने लिखा 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेशन क्या बन जाएगी 9x² माइनस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं या आप चाहें कि नहीं हमें तो उसी को सॉल्व करना है, ठीक है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप उसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, मैं अगर उसी से कंपेयर करूं तो वहां पर a की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये तो मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया कि अगर आप सिंपलीफाई करना चाहते हैं, फैक्टर मेथड से, फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व करना चाहते हैं या किसी अदर मेथड से करना चाहते हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। वहां से देखो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, b हो जाएगा -2 एंड c की वैल्यू आ जाएगी 1/3। फॉर्मूला हम जानते हैं b² माइनस 4, a कितना हो जाएगा 3, c हो जाएगा 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 4 माइनस, और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4 विच इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हमारे पास कंक्लूजन निकला कि दोनों रूट्स कैसे होंगे। तो पहली बात तो ये कि दोनों रूट्स इक्वल होंगे और दोनों रूट्स आपस में और रियल भी होंगे, ठीक है। सो d इज इक्वल टू 0 एंड रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं और इजी है, तो कितना सा टाइम लगता है इनको सॉल्व करने में, ज्यादा भी टाइम कंज्यूम नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। तो आपको यहाँ पर m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब m कैसे निकालेंगे कि ऑप्शन आएगा कि ऑप्शन में पुट करके देख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है, क्वेश्चन में आपको एक कंडीशन और दी गई है, यहाँ पर दी गई है इस है ओनली वन रूट। अब ओनली वन रूट का मतलब है कि जो दोनों वैल्यू है वो सेम है, कंफ्यूज मत होना। यहाँ पर ओनली वन रूट का है तो हम ये परेशान हो जाएंगे कि ये तो कंडीशन में हमने पढ़ा ही नहीं थी, अब हम इसको कैसे सॉल्व करें। तो ओनली वन रूट का मीन है जो दोनों रूट्स हैं वो दोनों आपस में इक्वल हैं। इक्वल कब होता है, व्हेन b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। तो ऐसी कंडीशन हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर देखो a b c की वैल्यूज बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी हमारे पास। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो x² का जो भी कोफिशिएंट होता है वो a होता है। b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, b देखो b जो भी x का कोफिशिएंट होता है तो -2 -1 एंड c इज इक्वल टू 1। सो द इक्वेशन इज b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू जैसे आपने पुट करी b कितना हो जाएगा 2 m-1 और टोटल होल स्क्वायर -4 a और c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 इज इक्वल टू 0। बस क्या आप इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं ना। देखो a यहाँ पर a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाएगा और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सॉल्व करने के बाद इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। m की 2 वैल्यूज आएंगी। अब देखो अगर प्रीवियस क्वेश्चन में एक बार k की वैल्यू 2 आई थी, एक 0 आ गया था, तो हमने कहा था नहीं 0 को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम नहीं मानेंगे 0 को। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आगे बात समझ में। तो देखो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी और m की वैल्यू 5 आ जाएगी जब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई करना, ओपन करना, ये सॉल्व करना तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा है। बेसिकली यहाँ पर बताने का एम ये था कि आपको किस तरह से ऐसे क्वेश्चन के साथ डील करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है, फैक्टर्स करने हैं। कौन सा मेथड अप्लाई करना है, फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करना है, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में बात करूं, डायरेक्ट फैक्टर्स हो रहे हैं। देखो 9x² इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3x² माइनस 4² इज इक्वल टू 0। तो a प्लस बी a माइनस बी लग जाएगा, बस a प्लस बी a माइनस बी लगा तो 3x माइनस 4 और 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 4/3 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -4/3। बस हो गया सॉल्व। देखो
क्या कुछ करना था? नहीं करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले पूरी इक्वेशन को मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में 9 आ रहा है कि मैम प्रीवियस क्वेश्चन में आपने ऐसा ही क्यों सॉल्व किया था, मुझे वहां पर ओनली रूट्स चेक करने थे। दैट्स व्हाई मैंने सोचा कि ऐसा करके देखते हैं, अगर हो जाएगा तो मैंने मल्टीप्लाई करके बताया था कि क्या होता है मल्टीप्लीकेशन के बाद। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x, अब मैं उसको भी ट्रांसपोज कर देती हूँ तो प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब मुझे 6 के 2 फैक्टर करना है, ऐसे करने की जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरे 6 आए और मल्टीप्लाई करने के बाद 9 आ जाए। तो देखो 3 एंड 3 कर दूं, माइनस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे 9x स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। x कॉमन लिया, देन वी गेट x माइनस 3, माइनस 3 कॉमन लिया, सो x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको और हम सिंप्लीफाई कर लेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? x माइनस 3, x माइनस 3। देखो ये क्या बन गया, ये तो मतलब अगर मैं उसको थोड़ा और सिंप्लीफाई नहीं करते हम देखते तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर था। तो ऐसा एक हमारे पास लेक्चर 1 में भी एक क्वेश्चन आया था जहां पर आई थिंक x माइनस 4 का होल स्क्वायर बना था। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कभी ऐसी कंडीशन होती है तो आपको क्या करना है, नहीं है डायरेक्ट समझ में आता, फैक्टराइजेशन मेथड लगाओ, इजीली सोल्व करो। और अगर कभी फैक्टराइजेशन मेथड से काम नहीं चल रहा देन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ले लो। वहां से भी काम नहीं बन रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो आप वहां से ले सकते हैं। लेकिन हमारे क्वेश्चन में अगर आप सिलेबस में कहें तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिलेबस में नहीं है। दैट्स व्हाई मैं कहूंगी क्या फैक्टराइजेशन मेथड को ही ट्राई करना। और उसके अलावा लेकिन क्वेश्चन जो भी हैं क्वाड्रेटिक, अगर क्वाड्रेटिक मेथड के भी कोई क्वेश्चन है, कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के भी क्वेश्चन है तो उसको भी आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करने का ट्राई करना। इजीली हो जाएंगे तो ठीक है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन वहां से भी बन सकते हैं। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,3। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है? कुछ ही नहीं करना। अब यहाँ पर देखो यही गिवन है, अगर ये कंफ्यूजन के लिए दे सकता है। देखो अगर एग्जाम में आपको इतना सा पार्ट दे दिया तो आप अब आगे क्या करेंगे कि मैम अब तो ये तो पॉलिनोमियल बन गया, लेकिन आपको थोड़ा अटेंटिव बनना है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर उन्होंने इक्वेशन वर्ड गिवन है। वर्ड क्या दिया है? इक्वेशन। तो इट्स मीन कि यहाँ पर इक्वल टू 0 हमें खुद से सेल्फ लगाना है। क्यों? क्योंकि उन्होंने इक्वेशन बोला है। वैसे तो ऐसा नहीं होगा बट फिर भी कंफ्यूजन के लिए कभी कभी वो दे सकते हैं एग्जामिनर। तो यहाँ से x बार तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा और x माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो वी विल गेट x इक्वल टू 1। ओके, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारे पास, ये वाला तो पार्ट सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगर हम 5 के बारे में बात करते हैं, आपको करना है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए पहली स्टेप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना है। एंड द सेकंड आपको क्या करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। ध्यान से सुनना, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट स्क्वायर ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि x के कोफिशिएंट का हाफ करो और उसके स्क्वायर को आप क्या करो, ऐड सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सबसे पहले हमने जैसे इक्वेशन लिख ली माइनस 25x प्लस 156, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो मैं नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लिख दूं, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है आपको x का जो कोफिशिएंट है उसके हाफ को। ठीक है, अपन ने कर दिया इज इक्वल टू 0। अब ध्यान रखना जो प्लस वाली वैल्यू है, नेगेटिव वाली नहीं, प्लस वाली वैल्यू और जो ये दोनों वैल्यूज हैं ये मिलके एक स्क्वायर बनाएंगे। a प्लस बी या a माइनस बी होल स्क्वायर बनाती है। तो x का साइन यहाँ पर देखो नेगेटिव है तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। अगर ये तीनों पॉजिटिव होते तो a प्लस बी होल स्क्वायर बनता। सो विच इम्प्लाइज दैट x प्लस 25/2 होल स्क्वायर। अब इनको सॉल्व कर ले तो प्लस 156 माइनस 625/4 ओपन कर लिया मैंने। तो यहाँ पर तो ये बना हुआ ही है, इसको तो हमें एज इट इज लिखा है अभी हमने बाय 2 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 624। तो 624 में से 625 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1/4 बन जाएगा। दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, ये आंसर आ रहा है। 1/4 को अपन और क्या लिख सकते हैं, देखो x प्लस 25/2 होल स्क्वायर प्लस फिर यहाँ माइनस बन जाएगा इन दोनों को अपन सॉल्व कर सकते हैं इजीली। सॉल्व किया, देखो मल्टीप्लाई किया 624 एंड माइनस, तो माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। अब माइनस 1/4 को अपन क्या लिख सकते हैं, देखो इसको ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ माइनस 1/2 होल स्क्वायर। अब ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो क्या बनेगी नेक्स्ट स्टेप, a प्लस बी। सो ए की वैल्यू ये पूरी है प्लस b इंटू ए माइनस बी। तो a की वैल्यू तो ये पॉजिटिव वाली पूरी टर्म है, माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास 2 इक्वेशन बन जाएगी 25 एंड 1 26/2। सो x प्लस 13
और यहाँ से 25 माइनस 1 24, 24 बाई 2 कितना हो जाएगा 12। सो x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ जाएगी -13 एंड -12, -13 -12। ये लग गया आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आगे बात समझ में क्या करना है, ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आपको इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं बाय, मतलब रूट्स फाइंड आउट करने हैं बाय द मेथड क्वाड्रेटिक मेथड, ठीक है, मतलब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से आपको फाइंड करना है। पहले इसको सिंप्लीफाई कर ले। सिंप्लीफाई किया तो क्या बन जाएगा, देखो tan x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब रूट्स पहले रियल है या नहीं है हमें नहीं पता, तो पहले d निकाल के देख लेते हैं। d कितना होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो 1 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू कितनी हमें गिवन है यहाँ पर 10, c कितना है -1। अब अगर -1 की जगह +1 होता ना तो पता है हमारे लिए क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, +1 होता तो ये नेगेटिव आ जाता, तो हमारे रूट्स ही फाइंड आउट नहीं होते। तो ये लिख दिया हमने 1 माइनस 1 प्लस 40, तो क्या बन जाएगा 41। तो d की वैल्यू आ गई, तो x कितना बन जाएगा हमारे पास -b की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ से आप देखेंगे 1। अब ये नेगेटिव फॉर्मूले का है, ठीक है, प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2m 20। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास मिल जाएगी, 2 वैल्यूज फॉर्म होगी, -1 प्लस √41 अपॉन 20 एंड द सेकेंड इज x इज इक्वल टू -1 माइनस √41 अपॉन 20। ये हो गया आपका काम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्या है, अब इसी में और पार्ट भी आपको सॉल्व करने हैं तो कर सकते हैं आप इसी तरह से। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर देना। रीअरेंज कैसे, 6m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ऐसे करना और a b c की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, दैट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स, मतलब ऐसे नंबर जो लगातार हो, नेचुरल नंबर। तो पहला नंबर तो हो गया x, दूसरा नंबर कितना हो जाएगा x प्लस 1। अब उनके स्क्वायर का सम स्क्वायर करेंगे और उसका सम किया 113। अब आप फ्री हैं, आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। पहले तो इनके स्क्वायर रूट्स ओपन कर, स्क्वायर्स को ओपन कर लीजिए। x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 113। तो क्या बन जाएगा, विच इम्प्लाइज दैट 2x स्क्वायर प्लस 2x ट्रांसपोज कर लेंगे -112 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, 2 और कॉमन लेना चाहें तो 2 और अपन यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो x स्क्वायर प्लस x, यहाँ से देखो जैसे आप 2 कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा 56 माइनस 56 इज इक्वल टू 0। अब इसके दो फैक्टर होंगे, 8 एंड 7 हो जाएगा, क्योंकि देखो 8 एंड 7 को सॉल्व करेंगे तो अपना काम हो जाएगा। 56 है तो प्लस अपन ने ले लिया प्लस 8x माइनस 7x, तो माइनस 56 इज इक्वल टू 0। x कॉमन लिया, क्या बन जाएगा x प्लस 8 माइनस 7 कॉमन लिया, बन गया वापस से x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से -8 एंड 7। तो ये हो गए, लेकिन हमें बोला गया है दैट नेचुरल नंबर है तो ये तो हो नहीं सकता। नेगेटिव को भी नेचुरल नंबर होते हैं क्या, नहीं होते। दैट्स व्हाई वी चूज x इज इक्वल टू 7। तो x की वैल्यू 7 हमारे पास हो जाएगी। x 7 है तो दूसरा नंबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इनके स्क्वायर का सम करेंगे 113 आपको मिल जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। तो बच्चों ये था इस तरह से आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब आई होप ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया, तो आपको हर एक बात अच्छे से समझ आई होगी। जितने भी डाउट्स हैं, क्वेरीज हैं, आपके सभी क्लियर हो गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को लेकर। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपकी जिम्मेदारी है कि जो भी आपको प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस शीट गिवन होगी मोशन लर्निंग ऐप पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप मोशन लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। वहाँ पे नोट सेक्शन में आपको इसकी प्रैक्टिस शीट मिलेगी, मीन जो होमवर्क शीट है वो आपको वहाँ से मिलेगी। और आपको उसमें क्या करना है, पैटर्न हमने बच्चों सेम ही रखा हुआ है, जैसे भी जो भी पैटर्न होता है ना एग्जाम से रिलेटेड, MCQs एंड अदर थिंग, तो आप उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा अच्छे से। और इसी तरह की और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल। और भी काफ़ी सारी वीडियोस आपको यहाँ पर अवेलेबल हैं, जिससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होती है। तो आप उनको देखिएगा, अपनी नॉलेज इंक्रीज कीजिएगा और अच्छे से आपके एग्जाम की प्रिपरेशन कीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में एक न्यू चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच।